Assalamu alaikum everyone, welcome to database course. In today's session we will learn about access control using DCL, which stands for Data Control Language in SQL. In our previous lecture we have learned about DDL commands, how to use DDL commands to create and manipulate database objects. In DDL we have learned about create, alter, drop and truncate commands. In today's lecture, we will learn about access control, privilege, then we will learn about DCL commands, grant and revoke, which is used for access control, and then we will discuss what is a role. अगर हम access control की बात करें तो जब भी हम कोई भी application बनाते हैं, कोई भी system बनाते हैं, तो वो कुछ specific users के लिए बनाते हैं या उस specific organization के लिए बनाते हैं जिसने उस सॉफ्टवेयर को या उस सिस्टम को यूज करना होता है. उस सॉफ्टवेयर तक या उस एप्लीकेशन तक एक्सेस भी जस्ट उन्हीं यूजर्स का होना चाहिए जो कि उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं. तो सेम गोज फॉर डेटाबेस एप्लीकेशंस. अगर हम किसी इंटरप्राइज के लिए डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो उस डेटाबेस को एक्सेस सिर्फ उस इंटरप्राइज के लोगों को ही होना चाहिए. वी डोंट वांट कि कोई भी आउटसाइडर या कोई भी ऐसा यूजर रैंडमली जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर सके, बिकॉज वी डोंट नो द इंटेंशन ऑफ दैट यूजर. मे बी वो आपके सिस्टम को हैक करने के लिए डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है या फिर वो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करना चाह रहा है. तो जब हमने DBMS की फंक्शनैलिटी की बात की थी तो वी डिस्कस दैट अ DBMS should provide a mechanism to ensure that only authorized users can access the database to ensure security. तो DBMS जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म उसको प्रोवाइड करना चाहिए कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं जिनको परमिशन है वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकें टू इंश्योर सिक्योरिटी. ईच यूजर इज गिवन एप्रोप्रिएट एक्सेस राइट्स ऑन स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. जो भी यूजर डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा उसको कुछ स्पेसिफिक परमिशंस दी जाएंगी, एक्सेस राइट्स दिए जाएंगे और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे दिए जाएंगे. हर यूजर को हमें पूरे डेटाबेस को एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे हम उसको एक्सेस देंगे जिससे उसने इंटरेक्ट करना. द SQL Data Control Language DCL includes commands to grant and revoke privileges. एक्सेस कंट्रोल के लिए जो SQL में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है जिसको हम DCL कहते हैं वो वाली कमांड्स यूज होती हैं. ओके, नाउ व्हाट इज अ प्रिविलेज? Privilege defines the access rights provided to a user on a database object. Privilege basically एक permission है जो कि हम यूजर को देते हैं किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकता है, तो ये हम उसको एक परमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट यूजर को कि वो स्टूडेंट का टेबल है उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सके. There are two types of privileges. System privilege, authorizations on the database schema. This allows the user to create, alter or drop database objects. System privileges का मतलब है कि database system को create, alter और drop करने के लिए हम अगर user को permission दें तो वो system privileges हैं. Means कि आप database के schema को manipulate या create करने की permission दे रहे हैं. Object privileges क्या है? Authorizations on data. जो आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड है उस पे अगर आप कोई परमिशन अलाउ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस होते हैं. दिस अलाउज द यूजर टू एग्जीक्यूट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स टू विच द प्रिविलेजेस अप्लाई. ये क्या है? इसमें जो हमारे पास जो DML की 4 बेसिक कमांड्स हैं, जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं कि आप डाटा को सेलेक्ट कर सकें, उसमें डाटा इंसर्ट कर सकें, अपडेट कर सकें और डिलीट कर सकें. तो ये वाली जो परमिशंस हैं जो आप डाटा पे अलाउ करते हैं किसी भी यूजर को, ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं. द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी इज दैट गिवन टू द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. जाहिर है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास हर किस्म का प्रिविलेज होता है, सिस्टम प्रिविलेज भी और ऑब्जेक्ट प्रिविलेज भी, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है. नेक्स्ट हमारे पास ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर्स. An authorization identifiers is a normal SQL identifier that is used to establish the identity of a user. अब जब भी हम कोई सिस्टम यूज करते हैं तो जो भी यूजर्स उस सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं उनकी एक ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर होता है, एक आइडेंटिटी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे आपका एक यूजर नेम होता है या ईमेल होती है
और एक आपका पासवर्ड होता है। तो वो जो ईमेल या यूजर नेम है वो आपकी ऑथराइजेशन आइडेंटिटी है जिसको यूज करके आप उस सिस्टम को यूज करते हैं। या फिर आप ईमेल यूज करते हैं तो उसमें भी आप पहले अकाउंट बनाते हैं, आपका एक ईमेल एड्रेस होता है और वो आपकी उस ईमेल में आइडेंटिटी है। इसी तरह जब आप डेटाबेस यूज करते हैं तो जो भी यूजर डेटाबेस को यूज करता है उसकी एक आइडेंटिटी होती है। Each database user is assigned an authorization identifier by the database administrator. Usually the identifier has an associated password. Database administrator जो भी यूजर होता है उसको एक ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर असाइन करता है जिसको आप सिंपल यूजर नेम भी कह सकते हैं और उसके साथ एक नॉर्मली पासवर्ड होता है वेरीफाई करने के लिए कि ये वही यूजर है। Every SQL statement that is executed by the DBMS is performed on behalf of a specific user. अब जब वो यूजर अपनी आइडेंटिटी से लॉग इन होके डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, कुछ अपडेट करता है, डिलीट करता है, तो वो सारे जो ऑपरेशंस होंगे वो उस स्पेसिफिक यूजर के बिहाफ पे होंगे। मींस कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये डेटाबेस में चेंजेस किस स्पेसिफिक यूजर ने की है क्योंकि हमने उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की हुई है। SQL कमांड टू क्रिएट न्यू यूजर इज, न्यू यूजर को क्रिएट करने के लिए जो हम SQL की कमांड यूज करते हैं वो है क्रिएट यूजर, आगे यूजर नेम है आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। क्रिएट यूजर मींस के आपने एक न्यू यूजर क्रिएट करना है। यूजर नेम में आप कोई भी यूजर नेम का नेम, कोई भी आप यूजर नेम असाइन करना चाहें वो आप लिख सकते हैं। आइडेंटिफाइड बाय के बाद आप उसको कोई भी पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक यूजर क्रिएट किया है, क्रिएट यूजर डेविड, ये डेविड उसका यूजर नेम है, आइडेंटिफाइड बाय ABCD ये उसका पासवर्ड है। तो जब भी अब डेविड यूजर ने डेटाबेस को एक्सेस करना है वो अपनी यूजर नेम आइडेंटिटी देगा डेविड और साथ में पासवर्ड देगा, तो फिर वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। अब यूजर क्रिएट करने के बाद हमने बताना होता है कि इस यूजर्स के कौन से प्रिविलेजेस हैं, मींस कि ये डेटाबेस में क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। द ग्रांट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ग्रांट प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स टू स्पेसिफिक यूजर्स। तो DCL में हमारे पास एक ग्रांट की कमांड है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी यूजर को कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने के लिए, ग्रांट करने के लिए। इसका सिंटेक्स क्या है, ग्रांट देन प्रिविलेज लिस्ट या फिर ऑल प्रिविलेजेस। अगर आप उसको सारे प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ये वाला ऑल प्रिविलेजेस भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक या दो करने हैं तो आप यहाँ पे उन प्रिविलेजेस के नेम्स लिख सकते हैं। देन ऑन के बाद ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे जिस भी आप टेबल या व्यू पे वो ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं आप यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे। टू ऑथराइजेशन ID लिस्ट, अब जिस यूजर को आप ये ग्रांट या परमिशन अलाउ कर रहे हैं उसकी यहाँ पे आपने उसकी ऑथराइजेशन ID देनी है, मींस के यूजर नेम देना है। या फिर पब्लिक, पब्लिक मींस के जितने भी ऑथराइज्ड यूजर्स हैं आप उन सबको ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन है विद ग्रांट ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि जिस यूजर को आप कोई प्रिविलेज ग्रांट कर रहे हैं वो यूजर फर्दर नेक्स्ट किसी यूजर को वो वाले प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकता है। ठीक है, जब भी आपने ग्रांट के साथ एंड में विद ग्रांट ऑप्शन लिखा होगा तो वो वाला यूजर अपने प्रिविलेजेस किसी और यूजर को दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अली को आपने यहाँ पे एक ग्रांट प्रोवाइड किया है कि वो सेलेक्ट कर सकता है डेटा ऑन स्टूडेंट। ठीक है, कि स्टूडेंट के टेबल से वो डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपने परमिशन दी है अली को और विद आपने लिखा है विद ग्रांट ऑप्शन। तो अली जो है वो ये वाली परमिशन फर्दर जो है एक और यूजर है हमजा, तो अली ये वाले प्रिविलेजेस पे ग्रांट फर्दर हमजा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा होगा तो ये वाली परमिशन जस्ट अली तक ही रहेगी और अली खुद से किसी और यूजर को ये वाले प्रिविलेजेस असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, विद ग्रांट ऑप्शन का ये मतलब है। प्रिविलेजेस लिस्ट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस सेपरेटेड बाय कॉमास। अब कौन कौन से हम प्रिविलेज ग्रांट कर सकते हैं, सेलेक्ट है कि आप टेबल से डेटा सेलेक्ट कर सकें, डिलीट है कोई टेबल से डेटा डिलीट कर सकें, इंसर्ट है इंसर्ट के बाद आपने कॉलम नेम बताना है। ठीक है, कि किस कॉलम में आप डेटा इंसर्शन अलाउ कर रहे हैं। अपडेट है, अपडेट के साथ आपने कॉलम नेम बताना है कि किस कॉलम में वो यूजर डेटा अपडेट कर सकता है। रेफरेंसेस कॉलम नेम है, अब यहाँ पे अगर आपने रेफरेंसेस के बाद कोई कॉलम नेम दिया है तो ये वाला यूजर इस कॉलम को कहीं और पे रेफर कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स में हम डिफरेंट कॉलम्स को रेफर करते हैं, जैसे फॉरेन की कंस्ट्रेंट में
जो भी आपने कॉलम नेम दिया होगा वो ये यूजर इस कॉलम नेम को रेफर कर सकेगा अगर वो आगे कोई व्यू या टेबल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास सिंटेक्स है ग्रांट का। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। टू ग्रांट सिस्टम प्रिविलेज टू यूजर डेविड। अब हमने ऊपर एक डेविड यूजर क्रिएट किया था और हम उसको कुछ सिस्टम प्रिविलेजेस अलाउ करना चाह रहे हैं, तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ग्रांट क्रिएट सेशन। अभी एक प्रिविलेज है कि ये जो है वो एक न्यू सेशन क्रिएट कर सकता है, कॉमा क्रिएट टेबल, कॉमा क्रिएट व्यू टू डेविड। ठीक है, कि ये वाले जो 3 आपके पास प्रिविलेजेस हैं ये आपने ग्रांट की हैं टू डेविड यूजर। टू ग्रांट ऑब्जेक्ट प्रिविलेज टू डेविड, अब हम कुछ ऑब्जेक्ट प्रिविलेज डेविड को अलाउ करते हैं, ग्रांट सेलेक्ट कॉमा अपडेट एम्प्लॉय नेम ऑन एम्प्लॉयज टू डेविड। अब हमने डेविड को क्या परमिशन दी है कि वो सेलेक्ट कर सकता है, एम्प्लॉय नेम के कॉलम में अपडेट कर सकता है, एम्प्लॉय नेम को चेंज कर सकता है ऑन एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज वो टेबल का नेम है जिसकी हम परमिशंस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, टू डेविड को दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्रांट के बाद हमने प्रिविलेजेस नेम लिखने हैं, ऑन के बाद हमने टेबल नेम बताना है जिसपे हम परमिशन अलाउ कर रहे हैं, टू के बाद हमने यूजर नेम बताना है जिसको हम वो परमिशंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने डेविड को इंसर्ट का प्रिविलेज ग्रांट नहीं किया, तो डेविड एम्प्लॉय के टेबल में कोई भी न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकता। वो जस्ट क्या कर सकता है, वो सेलेक्ट अप्लाई कर सकता है, मींस के कोई भी इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकता है और वो एम्प्लॉय नेम में कोई चेंजेस कर सकता है। ना वो इंसर्ट कर सकता है, ना वो डिलीट कर सकता है, ना वो एम्प्लॉयज के किसी कॉलम को रेफर कर सकता है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, गिव द यूजर विद ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर मैनेजर फुल प्रिविलेजेस टू द स्टाफ टेबल। अब हमने हमारे पास एक यूजर है, उसकी ऑथराइजेशन आइडेंटिटी मैनेजर है, उसको हमने फुल प्रिविलेजेस देने हैं स्टाफ टेबल के, कि वो स्टाफ में कोई भी जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट, कुछ भी। तो हमने ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, जैसे हमने सिंटेक्स में देखा कि हम ऑल प्रिविलेजेस यूज कर सकते हैं अगर हमने सारी परमिशंस देनी हो। किस पे, ऑन स्टाफ, टू किसको हमने देना है, मैनेजर यूजर को देना है विद ग्रांट ऑप्शन। अब इसका क्या मतलब है कि हमने मैनेजर को सारी परमिशंस दे दी हैं स्टाफ के टेबल में, वो स्टाफ के टेबल में कुछ मैनिपुलेट कर सकता है और फर्दर वो ये वाली परमिशन या ये वाले प्रिविलेज किसी और यूजर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने विद ग्रांट ऑप्शन मेंशन किया। नेक्स्ट है गिव यूजर्स पर्सनल एंड डायरेक्टर द प्रिविलेजेस सेलेक्ट एंड अपडेट ऑन कॉलम सैलरी ऑफ द स्टाफ टेबल। अब स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारे पास 2 यूजर्स हैं, पर्सनल एंड डायरेक्टर, और हमने उनको क्या प्रिविलेज देना है, सेलेक्ट का प्रिविलेज देना है और अपडेट का प्रिविलेज सैलरी के कॉलम पे देना है, किस टेबल का, स्टाफ टेबल का। तो हमने स्टेटमेंट लिखी, ग्रांट सेलेक्ट फर्स्ट प्रिविलेज कॉमा अपडेट सेकंड प्रिविलेज। अपडेट के साथ हमें कॉलम नेम बताना है कि किस कॉलम को वो अपडेट कर सकता है, ऑन किस टेबल के कॉलम्स को, स्टाफ, टू पर्सनल कॉमा डायरेक्टर। इन दोनों यूजर्स को हमने इस टेबल के ये वाले प्रिविलेज ग्रांट की। नेक्स्ट है गिव ऑल यूजर्स द प्रिविलेज सेलेक्ट ऑन द ब्रांच टेबल। अब ब्रांच के टेबल को कोई भी यूजर, ऑथराइज्ड यूजर जो है वो सेलेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन देख सकता है, ये वाली परमिशन हमने ग्रांट करनी है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ग्रांट सेलेक्ट ऑन ब्रांच टू पब्लिक। अब यहाँ पे हमने किसी एक यूजर का नेम स्पेसिफाई नहीं किया, बल्कि हमने जितने भी हमारे पास यूजर्स थे उन सबको हमने सेलेक्ट का प्रिविलेज ग्रांट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास रोल्स। Privileges and other permissions are associated with organizational roles rather than with individual users. अब नॉर्मली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं, तो जो प्रिविलेजेस हैं वो एक खास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए सेम होंगे, जो कि डिपेंड कर रहे होंगे कि उनका उस ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है। जैसे स्टूडेंट है, वो एक यूनिवर्सिटी का एक एंटिटी है, ठीक है। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबके एक ही जैसे प्रिविलेजेस या फिर परमिशंस होंगे कि वो उस डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, रादर देन विद इंडिविजुअल यूजर्स। अब ऐसे नहीं हो सकता कि स्टूडेंट ए को हमने कुछ और परमिशंस दी हुई हैं और स्टूडेंट बी को हमने कुछ और प्रिविलेजेस दिए हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। जो ओवरऑल स्टूडेंट हैं उन सबके सेम प्रिविलेजेस हों। तो हम क्या करते हैं कि हम रोल्स क्रिएट कर देते हैं, बजाय इसके कि हम एक एक यूजर का नेम लिख के उनको
हम प्रिविलेजेस असाइन करें, हम पहले रोल्स क्रिएट कर लेते हैं. रोल्स कैसे क्रिएट करते हैं? रोल्स कैन बी क्रिएटेड इन SQL एज फॉलोज. क्रिएट रोल इंस्ट्रक्टर. हमने अब इंस्ट्रक्टर का एक रोल क्रिएट कर दिया. ठीक है, ये क्या है? इसको आप ऐसे ही रोल समझें जैसे एक यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर का रोल है. रोल्स कैन देन बी ग्रांटेड प्रिविलेजेस जस्ट एज द यूजर्स कैन, एज इलस्ट्रेटेड इन द स्टेटमेंट. अब हम इस रोल को प्रिविलेजेस ग्रांट करेंगे. ठीक है, ग्रांट सेलेक्ट ऑन टेक्स टू इंस्ट्रक्टर. टेक्स का हमारे पास एक टेबल है, उसमें हमने सेलेक्ट की ऑप्शन दे दी है इंस्ट्रक्टर को कि वो उसमें से टेक्स के जितने भी कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट करके उनकी इंफॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं. मींस क्यूरी लगा सकते हैं, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेक्स. ये वाली परमिशन हमने किसको दे दी है? इंस्ट्रक्टर को, इंस्ट्रक्टर के रोल को. अब ये कोई इंडिविजुअल यूजर नहीं है बल्कि ये रोल है. रोल्स कैन बी ग्रांटेड टू यूजर्स एज वेल एज टू अदर रोल्स एज द स्टेटमेंट्स शो. हम अब डिफरेंट यूजर्स को ये रोल्स असाइन करते हैं. ठीक है, ग्रांट हमने परमिशंस या प्रिविलेजेस हमने रोल्स को असाइन किया और अब हम ये रोल्स डिफरेंट यूजर्स को देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक डीन का रोल क्रिएट किया, उसके बाद हमने ग्रांट इंस्ट्रक्टर टू डीन, हमने डीन को इंस्ट्रक्टर का रोल ग्रांट कर दिया. ठीक है, अब इंस्ट्रक्टर का रोल ग्रांट किया तो जो इंस्ट्रक्टर को प्रिविलेज ग्रांट किए में वो भी जाहिर है डीन को अलाउ हो जाएंगे. और ग्रांट डीन टू सतोशी. अब हमने एक यूजर है उसको हमने डीन ग्रांट कर दिया. मींस के डीन के रोल को जितने भी प्रिविलेजेस अलाउ हैं वो अब इस यूजर को भी अलाउ होंगे. ठीक है, बजाय हम डायरेक्टली इस यूजर को अलाउ करें डिफरेंट प्रिविलेजेस, इसको ग्रांट करें, हमने एक रोल क्रिएट किया है और हमने वो रोल इस यूजर को असाइन कर दी. नेक्स्ट है हमारे पास रिवोक. अब जैसे हम डिफरेंट परमिशंस या प्रिविलेजेस ग्रांट करते हैं, अगर हमने वो प्रिविलेजेस वापस लेने हों तो उसके लिए हम रिवोक की स्टेटमेंट यूज करते हैं या कमांड यूज करते हैं. द रिवोक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक अवे प्रिविलेजेस दैट वर ग्रांटेड विद द ग्रांट स्टेटमेंट. जो हमने ग्रांट स्टेटमेंट से प्रिविलेजेस दिए होते हैं उनको वापस लेने के लिए हम रिवोक यूज करते हैं. रिवोक का सिंटेक्स क्या है? रिवोक ग्रांट ऑप्शन फॉर प्रिविलेजेस लिस्ट ऑल प्रिविलेजेस ऑन ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम ऑथराइजेशन आईडी लिस्ट पब्लिक रिस्ट्रिक्ट कैस्केड. पहले रिवोक का कीवर्ड आएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिविलेज की लिस्ट आएगी अगर हमने कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेज जो है वो वापस लेने, या फिर ऑल प्रिविलेजेस अगर हमने जितने भी दिए हैं वो सारे वापस लेने हैं तो हम ऑल प्रिविलेजेस यूज करेंगे. ग्रांट ऑप्शन फॉर ये वाले जो वर्ड्स हैं ये ऑप्शनल है. इसका मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ. ऑन के बाद वही आपने टेबल नेम लिखना है जिसपे हमने पहले जो प्रिविलेजेस थे वो असाइन किए हुए थे जिस टेबल पे, उसी टेबल के प्रिविलेजेस वापस ले रहे हैं. फ्रॉम, अब यहाँ पे हमने उन यूजर्स के नेम लिखने हैं या रोल्स के नेम लिखने हैं जिनको हमने ग्रांट किए हुए थे प्रिविलेजेस. देन है हमारे पास रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड. अब जैसे हमने ऊपर कहा था कि जब भी हम कुछ प्रिविलेजेस किसी यूजर को ग्रांट करते हैं वो फर्दर वो प्रिविलेजेस जो है वो नेक्स्ट यूजर को ग्रांट कर सकता है. तो अगर हमने रिस्ट्रिक्ट लिखा होगा और कुछ ऐसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि इन ग्रांट पे डिपेंड कर रहे होंगे तो वो आपको ये ग्रांट रिवोक नहीं करने देगा. यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ए यूजर है और उसने जो है वो सेलेक्ट का प्रिविलेज बी यूजर को असाइन किया. ठीक है, और विद ग्रांट ऑप्शन किया है. अगर विद ग्रांट ऑप्शन है तो इट मींस कि बी फर्दर ये वाला प्रिविलेज किसी और यूजर को असाइन कर सकता है. बी ने ये प्रिविलेज पास ऑन किया है सी यूजर को. अब सी के पास भी सेलेक्ट का प्रिविलेज है किसी भी एक स्पेसिफिक टेबल पे. सी ने फर्दर जो है वो एक व्यू क्रिएट कर लिया. ठीक है, उस सेलेक्ट प्रिविलेज को यूज करते हुए उसने एक व्यू क्रिएट कर लिया. अब अगर ए जो है वो बी से ये प्रिविलेज रिवोक करता है सेलेक्ट का प्रिविलेज, तो आप देखें कि ये व्यू जो क्रिएट हुआ है ये डिपेंड कर रहा है इस ग्रांट पे. तो अगर आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट लिखा होगा तो वो अलाउ नहीं करेगा अगर कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट इस ग्रांट पे डिपेंड कर रहा हो, तो वो ये आपको ग्रांट रिवोक नहीं करने देगा. और अगर आपने कैस्केड लिखा होगा तो जैसे ही ए बी से ये वाले प्रिविलेजेस रिवोक करवाएगा साथ ही आपके वो प्रिविलेज सी से भी रिवोक हो जाएंगे और सी ने जो क्रिएट व्यू किया होगा वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा अगर आपने कैस्केड मेंशन किया. तो ये हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं जब हम रिवोक ग्रांट करते हैं. अच्छा, अब व्हाट इज ग्रांट ऑप्शन फॉर? अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही जो भी हमने सेलेक्ट वाली एग्जांपल ली थी, अगर हम खाली लिखते हैं रिवोक ग्रांट ऑप्शन फॉर सेलेक्ट,
तो इसका मतलब है कि हम उस यूजर से रिवोक करा रहे हैं किसी और यूजर को वो परमिशन ग्रांट करने का, लेकिन हम उस स्पेसिफिक यूजर से उसकी प्रिविलेज वापस नहीं ले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने जो है वो बी को प्रिविलेज असाइन किया और प्रिविलेज असाइन करते हुए ग्रांट करते हुए विद ग्रांट ऑप्शन लिखा, तो इट मींस के बी फर्दर ये प्रिविलेज जो है वो सी को भी असाइन कर सकते हैं। अब ए जो है वो बी से वो प्रिविलेज वापस नहीं लेना चाहता, लेकिन ए जो है वो बी को अलाउ नहीं करना चाहता कि फर्दर वो ये वाली परमिशन किसी और यूजर को पास करे, तो फिर वो ग्रांट ऑप्शन 4 लिखेगा। तो अगर रिवोक ग्रांट ऑप्शन 4 के बाद हम कोई ग्रांट वापस लेते हैं और यहाँ पे प्रिविलेज लिखते हैं, तो वो प्रिविलेज इस बी यूजर से वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर बी यूजर फर्दर उस प्रिविलेज को कहीं और पास ऑन नहीं कर सकता। मीन्स हम विद ग्रांट ऑप्शन 4 लिखा होगा तो इट मीन्स हम एक्चुअल प्रिविलेज को नहीं वापस ले रहे, हम वो प्रिविलेज आगे ट्रांसफर करने के ग्रांट को वापस ले। जैसे हमारे पास एग्जांपल है रिवोक सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज फ्रॉम डेविड। डेविड को पहले एम्प्लॉयज पे सेलेक्ट की परमिशन थी, अब हमने वो सेलेक्ट की परमिशन एम्प्लॉयज के टेबल पे डेविड से रिवोक करा ली है, मीन्स खत्म करा ली। एग्जाम्पल है रिवोक द प्रिविलेज सेलेक्ट ऑन ब्रांच टेबल फ्रॉम ऑल द यूजर्स। अब पहले हमने ब्रांच के टेबल पे सब यूजर्स को मींस के पब्लिक को जो है वो सेलेक्ट का प्रिविलेज दिया था, अब हमने रिवोक सेलेक्ट ऑन ब्रांच फ्रॉम पब्लिक, हमने वो वाली ग्रांट जो है वो वापस ले ली है रिवोक की स्टेटमेंट यूज करके फ्रॉम पब्लिक से। रिवोक ऑल प्रिविलेजेस यू हैव गिवन टू डायरेक्टर ऑन द स्टाफ टेबल। अब एक यूजर है हमारे पास डायरेक्टर का और उसको हमने स्टाफ के टेबल पे जितने भी प्रिविलेजेस दिए थे वो हमने वापस लेने। रिवोक ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टाफ फ्रॉम डायरेक्टर, हमने वो सारे प्रिविलेजेस जो हैं वो डायरेक्टर से वापस ले लिए जो कि हमने उसे स्टाफ के टेबल में दिए थे। ये हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ रिवोक। ठीक है, ये डायग्राम की हेल्प से शो हुए में। इसमें क्या है कि हमारे पास एक यूजर ए है और उसने यूजर बी को ग्रांट इंसर्ट ऑन स्टाफ विद ग्रांट ऑप्शन, उसने यूजर बी को स्टाफ के टेबल में इंसर्शन का जो ऑपरेशन है उसकी ग्रांट दी है कि वो रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकता है स्टाफ के टेबल में विद ग्रांट ऑप्शन, और वो ये वाले जो ग्रांट है ये फर्दर यूजर्स को पास ऑन भी कर सकता है। यूजर बी ने ये वाली ऑप्शन, ये वाला ग्रांट सी को असाइन कर दिया सेम, और यूजर सी ने फर्दर यूजर डी को भी ग्रांट इंसर्ट ऑन स्टाफ जो है वो असाइन कर दिया, क्योंकि यूजर सी को भी विद ग्रांट ऑप्शन मिली थी कि वो अपने वाले ग्रांट्स जो है वो फर्दर आगे ट्रांसफर कर सके। सी यूजर को यूजर ई की तरफ से भी सेम यही ग्रांट ऑप्शन मिली है कि ग्रांट इंसर्ट ऑन स्टाफ विद ग्रांट ऑप्शन। अब अगर यूजर ए जो है वो बी से वो वाली ग्रांट रिवोक करा लेता है, जैसे रिवोक इंसर्ट ऑन स्टाफ कैस्केड। अब इस स्टेटमेंट से क्या है कि यूजर बी के साथ साथ बाकी जितनों को भी वो ग्रांट है उन सब से वो रिवोक हो जाए, लेकिन सी के पास ये ग्रांट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ई यूजर ने भी इसको ये ग्रांट प्रोवाइड की हुई है और ई यूजर ने अभी उससे वो ग्रांट रिवोक नहीं कर। ठीक है, तो सी के पास भी रहेगी और डी के पास भी रहेगी क्योंकि ई यूजर ने सी को ये ग्रांट अलाउ की। तो इस तरह से जो है वो रिवोक वर्क करता है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम डेटाबेस में एक्सेस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं यूजिंग ग्रांट एंड रिवोक स्टेटमेंट्स।